साल 2019 में इन्फिनिटी सागा के खत्म होने के फौरन बाद अनाउंस किया गया था एमसीयू के फेज 4 का प्लान, जिसमें इंक्लूडेड थी 5 एमसीयू मूवीज और फर्स्ट टाइम रिलीज होने वाले 5 डिज्नी प्लस शोज। और मिरेकलसली कोविड-19 के बावजूद ये सभी प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। एमसीयू के फेज 4 के सिर्फ 2 सालों में हमें इतना ज्यादा कंटेंट मिल चुका है जितना पहले तीनों फेजेस को मिला के भी नहीं होगा। ऑल्दो इस साल की कॉमिक कॉन में मार्वल ने एमसीयू के फेज 5 और इवन फेज 6 की मूवीज भी अनाउंस कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीयू का फेज 4 खत्म हो चुका है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी भी पेंडिंग है एमसीयू के फेज 4 में और हमें देखने मिलेंगे इस साल के एंड तक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। आई एम ग्रूट। मार्वल सिनेमा के इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है डिज्नी प्लस पे, जिनमें से ऐसा एक शो है आई एम ग्रूट। ये स्पिन ऑफ है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी का, जिसमें से एक कैरेक्टर लवेबल सेंटिएंट ट्री ग्रूट हमें देखने मिलेगा इसी शो में। डिज्नी प्लस के अब तक के सभी शोज जिनमें हमें आधे या 1 घंटे के पूरे एपिसोड्स देखने मिले, उनसे थोड़ा सा अलग आई एम ग्रूट एक सीरीज है शॉर्ट्स की, यानी कि 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स जो हमें लेके जाएंगे बेबी ग्रूट के ओरिजिन स्टोरी पे। अब ये चीज कंफर्म नहीं की गई है कि ये सीरीज क्या एमसीयू की कंटिन्यूटी में ही होगी और ये एमसीयू की टाइमलाइन में कहां बिलोंग करती है, लेकिन ये एक तरह से फन वे होगा इस कैरेक्टर ग्रूट के मूवी के अलावा भी एडवेंचर्स दिखाने का। आई एम ग्रूट का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें जेम्स गन का सिग्नेचर ह्यूमर स्टाइल देखने मिला है, जिससे हम वाकिफ है ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से। यानी कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आई एम ग्रूट एक एनिमेटेड सीरीज है और ये बच्चों के लिए होगी या एडल्ट्स के लिए, क्योंकि बेबी ग्रूट का कैरेक्टर और जेम्स गन का डायरेक्शन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑडियंस को खींचने के लिए। ऊपर से फेज 5 में रिलीज होने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अगले साल आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल के लंबे गैप के बाद। और थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस को देखने के बाद आई एम ग्रूट से बेबी ग्रूट नेक्स्ट गार्डियंस मूवी के बीच का गैप कवर करते हुए दिखेगा। शो की वॉइस ओवर कास्ट में विन डीजल बेबी ग्रूट के लिए और ब्रैडली कूपर रॉकेट रैकून के लिए अपना वॉइस ओवर देते हुए दिखेंगे। और एडिशनली डायरेक्टर जेम्स गन का एक वॉइस कैमियो रहेगा रिस्ट वॉच के रूप में, जो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई एम ग्रूट पार्ट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक्सटेंडेड कंटेंट का, जो दिखाया जाएगा डिज्नी प्लस पे। इसके अलावा गार्डियंस का एक हॉलिडे स्पेशल भी इस साल के एंड में आएगा, जिसके बारे में डिटेल्स आगे। 5 फोटो रियलिस्टिक एनिमेटेड शॉर्ट्स के साथ आई एम ग्रूट सीरीज स्ट्रीम होगी 10 अगस्त से डिज्नी प्लस पे। शी हल्क अटर्नी एट लॉ। द इनक्रेडिबल हल्क के 14 साल बाद मार्वल स्टूडियो से हमें एक इंडिविजुअल हल्क सेंटर प्रोजेक्ट देखने मिल रहा है शी हल्क के थ्रू। शी हल्क के थ्रू ब्रूस बैनर की कजन जेनिफर वॉल्टर्स पे रहेगा फोकस, जो है सुपर पावर्ड लॉयर, और शो का पार्ट रहेगा ब्रूस बैनर का हल्क, एमिल ब्लॉन्स्की का अबॉमिनेशन, करंट सॉर्सरर सुप्रीम वोंग और रीसेंट ट्रेलर से कंफर्म्ड केमियो डेयरडेविल का भी। मार्वल कॉमिक्स से फेमस जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है, जो एक एक्सीडेंट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हल्क बन जाती है। लेकिन ब्रूस बैनर की तरह हल्क बनने के बाद जेनिफर हल्क से अपना कंट्रोल नहीं खोती, यानी कि जेनिफर एक 6 फुट 7 इंच के हल्क की बॉडी में एक अटर्नी है। कॉमिक्स में शी हल्क ने बहुत सारे सुपर हीरोज के लिए केसेस लड़े हैं और ट्रेलर से यही क्लियर हो रहा है कि जेनिफर यहाँ पर केस लड़ते दिखेगी कुछ ऐसे विलन्स का जो शायद अब सही रास्ते पे आना चाहते हैं, जिनमें आता है एमिल ब्लॉन्स्की एके अबॉमिनेशन। द इनक्रेडिबल हल्क में एक विलन के रूप में अपना फर्स्ट अपीयरेंस करने के 13 साल के बाद अबॉमिनेशन फिर से दिखा शैंक-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में एक केमियो करते हुए, और वोंग के साथ फाइट के बाद उसका फ्रेंडली नेचर यही दिखा रहा है कि शायद अबॉमिनेशन अब एक अच्छा कैरेक्टर के रूप में चेंज होना चाहता है, और मे बी इसी चीज में उसका साथ देते दिखेगी शी हल्क, जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि अबॉमिनेशन इस शो का विलन नहीं होने वाला। और ट्रेलर के सीन से एक बहुत ही क्विक लुक हमें मिला है एक कैरेक्टर टिटानिया का, जो शी हल्क कॉमिक्स में जेनिफर की आर्च नेमेसिस थी। मार्वल कॉमिक्स में टिटानिया और शी हल्क की राइवलरी बहुत सारी सीरीज में देखने मिली है और एमसीयू भी इसी चीज को सेट करते हुए दिख रहा है, यानी कि शी हल्क के रूप में हमें एक ओरिजिनल स्टोरी बताने के साथ साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा कुछ न्यू हीरोज और विलन से। टिटानिया के अलावा ट्रेलर से हमें फर्स्ट लुक देखने मिला है एमसीयू के डेयरडेविल के न्यू सूट का। नेटफ्लिक्स के शो डेयरडेविल के 3 सीजन के सक्सेसफुल रन के बाद ये शो बंद कर दिया गया था, बट एक्टर चार्ली कॉक्स के प्लेड इस कैरेक्टर मैट मर्डॉक को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि तभी से डिमांड थी डेयरडेविल को एमसीयू में देखने की। और पिछले साल की स्पाइडरमैन नो वे होम में एक छोटे से केमियो के थ्रू हमें फिर से इंट्रोड्यूस किया गया मैट मर्डॉक से। ऑल्दो एमसीयू के फेज 5 में एक डेडिकेटेड शो डेयरडेविल को भी दिया गया है, लेकिन डिज्नी प्लस पे फर्स्ट एंट्री करेगा डेयरडेविल इसी शो शी हल्क से। हाफ एन आवर की लीगल कॉमेडी फील्ड इस शो में टोटल 9 एपिसोड्स होंगे, यानी कि शो की स्ट्रीमिंग शुरू होगी डिज्नी प्लस पे 17 अगस्त को और खत्म होगी जाके 12 अक्टूबर को। यानी कि वांडा विजन और व्हाट इफ के बाद ये तीसरी सीरीज होगी जिसे इतने ज्यादा एपिसोड्स मिले हैं, जो स्ट्रीम होंगे 3 महीने के स्पैन में वीकली।
वेयरवुल्फ बाय नाइट। एमसीयू का फेज 4 फिर से लेके जा रहा है हमें एक न्यू टेरिटरी में, एक हैलोवीन स्पेशल के रूप में, जो कि है वेयरवुल्फ बाय नाइट। मार्वल की बाकी सभी सीरीज की तरह वेयरवुल्फ बाय नाइट भी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पे। हालांकि यहाँ पर दो कैरेक्टर जैक रसल और जेक गोमेज अलग अलग स्टोरीज के थ्रू वेयरवुल्फ बने थे। जैक रसल ने अपना डेब्यू किया था मार्वल स्पॉटलाइट इशू 2 से, जो पब्लिश हुई थी 1972 में। ईयर 1795 में ड्रैकुला से मिला हुआ एक कर्स जैक रसल को पास हुआ उसके फैमिली चेन के थ्रू, यानी कि उसके ग्रैंडफादर से उसके फादर को और फिर उसे। और अपने 18th बर्थडे से जस्ट पहले उसे पता चला उसकी कंडीशन, जिसमें वो बन जाता है एक वेयरवुल्फ। लेकिन फिर अपनी इस एबिलिटी को सही ढंग से यूज करके जैक रसल एक वेयरवुल्फ के रूप में कई मार्वल कैरेक्टर्स जैसे कि मून नाइट, घोस्ट राइडर, मॉर्बियस और इवन आयरन मैन का साथ देते हुए दिखा है। वहीं दूसरा कैरेक्टर जेक गोमेज ने अपना फर्स्ट डेब्यू किया 2020 की वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 1 कॉमिक से। जेक गोमेज की भी फैमिली हिस्ट्री जैक रसल से मैच करती है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुआ जब वो 13 साल का था। लेकिन जहाँ जैक वेयरवुल्फ बनने के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वहीं जेक ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने इमोशंस और वेयरवुल्फ के रूप में खुद को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा। वेयरवुल्फ के रूप में ये दोनों ही कैरेक्टर्स मून नाइट पे एक ह्यूज ह्यूमन और वुल्फ के हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, लेकिन फिर टाइम के साथ इस कैरेक्टर को म्यूटेटिंग कैपेबिलिटीज दे दी गई, यानी कि वो अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो सकता था एक वेयरवुल्फ में। वेयरवुल्फ की पावर्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और हायर सेंस ऑफ स्मेल और साउंड है। वेयरवुल्फ की वीकनेसेस में आते हैं सभी वेपन्स जो बने हैं सिल्वर के, यानी कि उसकी बाकी सारी इंजरीज जल्दी हील हो जाएंगी, लेकिन सिल्वर वेपन से हुई इंजरी उसे मार भी सकती है। अब इंटरेस्टिंगली वेयरवुल्फ कॉमिक्स में काम कर चुका है मिडनाइट सन्स के साथ भी। मिडनाइट सन्स एक टीम है सुपरनैचुरल हीरोज की, जिन्होंने अपना फर्स्ट अपीयरेंस किया था घोस्ट राइडर इशू 28 में ईयर 1992 में। इस कॉमिक सीरीज में दोनों घोस्ट राइडर्स डैनी कैच और जॉनी ब्लेज ने साथ में मिलकर एक टीम बनाई मिडनाइट सन्स। इस सीरीज में हमें एक साथ देखने मिले मॉर्बियस, वेंजेंस, द डार्कहोल्ड रिडीमर्स और द नाइट स्टॉकर्स। नाइट स्टॉकर्स का पार्ट रहे हैं हैनिबल किंग, फ्रैंक ड्रेक और ब्लेड। और आगे चल के ये पता चला कि इस टीम को सीक्रेटली क्रिएट करने के पीछे था डॉक्टर स्ट्रेंज, और मिडनाइट सन्स की टीम को ही आगे चल के वेयरवुल्फ बाय नाइट ने भी ज्वाइन किया था। अब एमसीयू और सोनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से ऑडियंस मिडनाइट सन के 3 पोटेंशियल मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट और मॉर्बियस से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और ब्लेड के रूप में एक वैम्पायर हमें देखने मिलेगा अगले साल उसकी खुद की मूवी में। लेकिन हो सकता है कि इस शो के थ्रू एक साथ लाया जाए वेयरवुल्फ की तरह कुछ सुपरनैचुरल सुपर हीरोज को, जैसे कि मून नाइट और ब्लेड, और ये सभी मिलके फ्यूचर में पार्ट बन सकते हैं मिडनाइट सन्स की टीम का, जो एक पोटेंशियल डिज्नी प्लस शो के रूप में हमें देखने मिल सकता है फेज 6 में। हैलोवीन स्पेशल के रूप में वेयरवुल्फ बाय नाइट एक वन टाइम ओनली शो होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट हो सकता है 1 घंटे का शो, और हैलोवीन की वजह से इसे एमसीयू का फर्स्ट ट्रू हॉरर शो के रूप में दिखाया जा सकता है। वेयरवुल्फ बाय नाइट एक स्पेशल के रूप में हमें देखने मिलेगा डिज्नी प्लस पे इसी साल हैलोवीन के अराउंड, यानी कि शी हल्क सीरीज के खत्म होने के बाद अक्टूबर मंथ में। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एमसीयू के फेज 4 की लास्ट मूवी के रूप में हमें देखने मिलेगा ब्लैक पैंथर का सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसमें किंग टचाला की डेथ के बाद वकांडन्स फाइट करते दिखेंगे अपने नेशन को बचाने के लिए कुछ इन्वेडिंग फोर्सेस से। मार्वल ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि टचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं किया जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि ब्लैक पैंथर के रोल को निभाते दिखेंगे शूरी या फिर नाकिया में से कोई, या फिर हो सकता है कि एक ट्विस्ट के थ्रू किलमॉन्गर को बनाया जाए ब्लैक पैंथर। इस टॉपिक पे मैं और रिसर्च करके एक प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी का प्लॉट मेनली बेस्ड होगा वकांडन्स और अटलांटियंस के बीच के वॉर पे, और यहाँ पर हमें बहुत सारे रिटर्निंग कैरेक्टर्स जिनमें शूरी, नाकिया, म्बाकू, रमोंडा, ओकोए, एओ और एवरेट्रॉस के अलावा कुछ और न्यू कैरेक्टर्स जिनमें अनेका, नेमोरा, अटूमा, रीरी विलियम्स और विलन के रूप में दिखेगा नेमोर द सबमरीनर। इस मूवी के प्लॉट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब कार्ड से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज होगी इसी साल 11 नवंबर को। द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। जैसे मैंने पहले कहा था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक्सटेंडेड कंटेंट के रूप में ये सीरीज हमें देखने मिलेगी एमसीयू के फेज 4 के लास्ट प्रोजेक्ट के रूप में। थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस की टीम को देखने के बाद अब वो हमें सीधे देखने मिलेंगे नेक्स्ट ईयर की मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। लेकिन जहाँ आई एम ग्रूट एक एनिमेटेड शो के रूप में सिर्फ ग्रूट और रॉकेट पे बेस्ड होगा, वहीं इस हॉलीडे स्पेशल में हमें गार्डियंस की पूरी टीम देखने मिलेगी एक लाइव एक्शन स्पेशल के रूप में। डायरेक्टर जेम्स गन की डायरेक्टेड इस स्पेशल
स्पेशल में हमें देखने मिल सकते हैं बहुत सारे सरप्राइज केमियोज। एमसीयू के फेज 4 में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डिज्नी प्लस के शोज का मूवीज पे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ये हॉलिडे स्पेशल इस फ्रेंचाइजी का सिर्फ वन ऑफ प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट ईयर आने वाली मूवी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिस तरह से जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि इस स्पेशल के थ्रू कुछ न्यू कैरेक्टर्स गार्डियंस की फैमिली में एंटर करेंगे, तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस ऑलरेडी होने शुरू हो गए हैं, जिनमें मोस्ट ऑब्वियस चॉइस है एडम वॉरलॉक की, जो वॉल्यूम 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा हो सकता है कि हमें मिलाया जाए पिप द ट्रोल से, जिसे लास्ट ईयर हमने देखा था इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। पिप द ट्रोल एडम वॉरलॉक का साइड किक रहा है मार्वल कॉमिक्स में, तो शायद पिप भी एक केमियो हो सकता है जो गार्डियंस को फ्यूचर में इटर्नल्स के साथ लिंक करे। इसके अलावा शायद नोवा के रूप में हमें दिख सकता है मार्वल कॉमिक्स का एक लॉन्ग पेंडिंग कैरेक्टर, जिसे फैंस कब से एमसीयू में देखना चाहते हैं। अगेन ये सभी कैरेक्टर्स स्पेकुलेशंस है, जिन्हें शायद हम देख सकते हैं इस स्पेशल में। द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल एक 1 आवर के स्पेशल के रूप में रिलीज होगा डिज्नी प्लस पे इस साल के एंड दिसंबर मंथ में, और इसी शो के साथ खत्म होगा एमसीयू का फेज 4 और अगले साल से शुरू होगा एमसीयू का फेज 5। एमसीयू के फेज 4 के इन सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में से किसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।